हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में फिर से बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने उसके 3 पार्ट देख लिए हैं। आज हम चौथे पार्ट के बारे में बात करेंगे। हमने तीसरे पार्ट में देखा कि हम पीएच मान कैलकुलेट कर रहे थे और हमने थोड़ा बहुत सीख लिया था। आज भी हम इस वीडियो की शुरुआत पीएच मान के 1-2 क्वेश्चन को लेकर करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक विलयन में पीओएच का मान 8 है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन का क्या ज्ञात करना, हमको पीएच मान ज्ञात करना है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक विलयन में पीएच मान पीओएच कितना दिया हमारा, पीओएच का मान दे रखा है 8 और पीएच मान हमसे क्या कर रखा है, पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला अलग से हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा है पीओएच प्लस में पीएच बराबर में आपका होता है 14। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पीएच मान निकाल सकते हैं। हमें पीओएच दे रखा है, पीओएच 8 प्लस में पीएच बराबर में कितना, 14। अब इस 8 को उस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो पीएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8। तो पीएच बराबर यहां से अगर इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 6, पीएच मान 6 आ जाएगा। और विलयन की प्रकृति जो होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, अम्लीय। हाँ, क्या आ जाएगी, अम्लीय। अगर मान लीजिए बाय द वे किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दे, एक विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता 3 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तब देखिए हम इसको कैसे लगाएंगे। हमारे पास क्या है, हम देखिए हमारा दे रखा है क्वेश्चन में OH माइनस इक्वल टू दे रखा है 3 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पीएच मान। अब देखिए हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक पीएच के लिए पढ़ा था पीएच बराबर माइनस में लॉग H प्लस, और साथ में पढ़ा था पीओएच बराबर माइनस में लॉग OH माइनस, एग्जैक्टली यही। इसी से हम क्या कर लेंगे, पहले हम पीओएच निकालेंगे, पीओएच का मान आ जाएगा तो उसको यहां पे रखेंगे और यहां से रखने के बाद तब जाके किसके मान निकालेंगे, पीएच मान का। बात समझ में आ गई। अब देखिए कैसे करेंगे हम, पीओएच बराबर माइनस में लॉग OH माइनस का हम मान रखेंगे। पीओएच बराबर माइनस में लॉग OH की जगह पर रखेंगे 3 × 10⁻⁸ पीओएच इक्वल टू, अब यहां पर देखिए यहां पर पहले लग जाएगा आपका गुणनफल का नियम, तो गुणनफल के नियम में हो जाएगा log 3 प्लस में log 10⁻⁸, इतना हो जाएगा। अब pH इक्वल टू, अब यहाँ पे पावर वाला नियम लग जाएगा, और पावर वाला नियम लगेगा जो वो लगेगा आपका log 10⁻⁸ पर, तो ये -8 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस है ये माइनस, तो ये माइनस log 10। अब हम क्या कर लेते हैं, सबका मान रख लेते हैं। जब सबका मान रखा जाएगा तो देखिए क्या होगा, पीओएच, यहाँ पे देखिए पीएच लिखा गया, पीओएच इक्वल टू में ये देखिए माइनस को बाहर रख देते हैं, log 3 का 0.4771 माइनस 8 का हो जाएगा 8, और log 10 का मान हो जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा पीएच। इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये -8, ये -8 हो जाएगा +8 में, और -0.4471। अब देखो अगर इस चीज की बात करते हैं पीओएच, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9, और यहाँ पे आएगा 2,
यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पर भी आएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ये आएगा 7.5529 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीओएच हमारा आ गया, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का। तो यहाँ पर देखिए पीओएच प्लस में पीएच बराबर में 14, तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगा 7.5529 प्लस में पीएच बराबर में 14, तो पीएच बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 7.5529 पीएच बराबर। अब इसको माइनस कर लेंगे, जब इसको माइनस किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आपका आएगा 7 और यहाँ पर देखिए आपका आएगा 4 और यहाँ पर भी आएगा आपका 4 और यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 7 जाएगा, बच जाएगा तुम्हारा 7 3 10 2 12 1 13, यहाँ पे आएगा 6। तो ये भी लेना आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका हो जाएगा अम्लीय। इसको नोट कर लीजिए, किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन में H+ की सांद्रता ज्ञात कीजिए। H+ की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हम नॉर्मली उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, बट देखते हैं दिया क्या है। दिया हमारा pH बराबर 4 और पूछा है H+ आयन की सांद्रता बराबर कितना होगा। तो देखिए pH बराबर जानते हैं माइनस में लॉग और ये होता है H+ में, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये चीज आपका दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर माइनस में लॉग और ये आ जाएगा H+ में, ठीक है। अब इस माइनस को इस तरफ पसंद करेंगे तो ये माइनस में ना हो जाएगा, फिर लॉग और यहाँ पे आएगा H+। इस लॉग को इस तरफ पसंद कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये लॉग बेस 10 होता है, तो इधर इस तरफ आएगा तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो S बराबर आ जाएगा लॉग 10 की पावर -4। तो यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता आपकी इतनी आ जाएगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, ये आपके लिए होमवर्क है, फिर से कर लीजिएगा। एक विलयन की सांद्रता, विलयन में H+ की सांद्रता 9 × 10 की पावर -9 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। दूसरा है, एक विलयन में OH- की सांद्रता 2 × 10 की पावर -8 मोल पर लीटर है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। जितना बताया गया अगर उतना आपको समझ में आ गया होगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे बिना किसी दिक्कत के लग जाएंगे, ठीक है। और आपके बुक्स में और सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, आप उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि उसका आंसर सब आता है या नहीं, और नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं देखकर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच, पहला जो है, पहला हमारा है पीएच मृदा। याद रखिएगा कि जो हमारी मिट्टी होती है उसका जो पीएच मान होता है वो नियरली लगभग 7 के पास होता है,
ये लगभग होता है, एग्जैक्टली नहीं, 7 के पास में होता है। ठीक है। अगर किसी मृदा की अम्लीयता बढ़ेगी, यानी कि उसका मान, जो पीएच मान होगा वो 7 से कम जाएगा या उससे 7 से ऊपर जाएगा। जितनी ज्यादा उसकी अम्लीयता बढ़ेगी, उस मृदा की उत्पादन की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, घट जाती है। जैसे नॉर्मली हम ऊसर बंजर को जानते हैं, तो आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं इस बात को कि अगर पीएच मान इसका बढ़ेगा या घटेगा तो उस मिट्टी की पैदावार घटेगी, जिसकी वजह से वो जो खेत होगा या वो मिट्टी जो होगी वहां पर किसी भी प्रकार की फसल की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट क्या है, पेड़ नहीं, पौधे एवं जीवित प्राणी। अब देखिए, पौधे एवं जीवित प्राणी में पीएच का क्या महत्व होता है। नॉर्मली किसी जीव की बात करें तो उसमें जो पीएच मान होता है, किसी भी जीवित प्राणी में, यानी इंसान की बात कर लें तो उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। याद रखिए, ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होगा। किसी भी जीव की बात करते हैं तो उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से 7.8 के बीच में होता है। यानी कि जो उनकी बॉडी होती है, उसकी प्रकृति की अगर बात करें तो वो हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है। लेकिन अगर इनमें भी पीएच मान इसके ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के लिए पॉइजन का काम करेगा, जिसके लिए हमारी बॉडी सुटेबल नहीं होती और वो हमारी बॉडी सर्वाइव उसमें नहीं कर सकती। तो हमारे धीरे धीरे हमें बीमारी या हम किसी रोग की वजह से क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। एग्जैक्टली सेम क्या होता है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में भी जब हम खाद वगैरह मानते हैं, थोड़ा सा इसे एग्जांपल लेके समझो। जैसे कोई पेड़ पौधा होता है, हम खाद डालते हैं एक नॉर्मल वे में, अगर उसको खाद में डालोगे उसमें पौधे में तो आप देखेंगे पौधा धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन जब उसी को खाद की मात्रा उसमें ज्यादा बढ़ा देते हैं, आप देखते होंगे जो पौधे होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। यही बात समझा रहा हूं कि उनका जो पीएच मान, इनका जो पौधे या जीवित प्राणी होते हैं, इनका जो पीएच मान होता है बहुत संकीर्ण होता है, बहुत लिमिटेड होता है। जैसे इनका पीएच मान में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है तो ये क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और जो जीवित प्राणी होते हैं वो मरने लगते हैं। बात समझ में? अगला, हमारे पाचन में पीएच। अब देखिए, हमारे पाचन में पीएच की अगर बात करते हैं, हमारे पाचन में पीएच का क्या महत्व होता है। देखिए, नॉर्मली हम कितना भी अच्छे तरीके से भोजन को प्राप्त कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से उसको बनाएं, धुले, काटें या खाएं, किसी न किसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं, इंसर्ट कर जाते हैं भोजन के साथ में। अब जो देखो, जो हमारा आमाशय होता है उसमें आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, प्रवाहित होता रहता है, वो निकलता रहता है। अब ये क्या करता है कि जो भोजन के साथ गए बैक्टीरिया या हानिकारक पैरासाइट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो हमारे पाचन में पीएच का HCl का काम क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और भोजन की अम्लता को बनाए रखता है, जिससे भोजन बॉडी के अंदर सड़ता नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है फोर्थ, दांतों के क्षय में। अब देखिए, अगर हम बात करें पीएच मान की तो जो दांतों का पीएच मान होता है वो 5.5 के आसपास होता है। दांतों का पीएच मान 5.5 के आसपास होता है। जब हमारे दांतों की अम्लता घटती है, जब हम जैसे कोई टूथपेस्ट करते हैं जिसमें उसकी अम्लता इससे पीएच मान जिसकी वजह से क्या करता है, दांतों की बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे हमारे दांतों का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो अगर दांत का पीएच मान इतने तक ही रहेगा तो हमारा दांत लंबे समय तक सुटेबल बना रहता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर दांत का पीएच मान इसके आसपास है तो हमारे दांत काफी समय तक स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर पीएच मान इससे नीचे या ऊपर जाता है तो हमारे दांत में धीरे धीरे क्या होने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है, या कहे तो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। फिफ्थ,
पशुओं एवं पेड़ पौधों में आत्मरक्षा। देखिए, पशुओं एवं पेड़ पौधों में आत्मरक्षा की अगर बात करते हैं तो इसके जीता जाता एग्जाम्पल हम जानते हैं मधुमक्खी। हम जानते हैं रेड आंट को, लाल रंग की जो चींटी होती है रेड आंट, जो आपका ज्यादातर पाई जाती है आम के पेड़ों पर। ठीक है, आपने कभी भी केयर किया होगा कि जैसे ही इनको खतरा महसूस होता है ये क्या करते हैं, आपको डंक मारते हैं। जब ये डंक मारते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अम्ल को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको जलन क्या करती है, महसूस होती है, चाहे आपकी मधुमक्खी हो चाहे रेड आंट हो। तो इन दोनों में जो अम्ल होता है या जो पीएच मान होता है वो इनके किसके जैसा काम करता है, इनके लिए आत्मरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इतनी बात समझ में? ठीक है, देखिए इसमें कुछ खास नहीं है। पीएच मान ये हमारे 5 पॉइंट थे जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। हम इसके आगे अब बात करेंगे। अब बात करते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में। हमने एक अपक्रिया के बारे में बात कर रखा था, अम्ल और क्षार की अपक्रिया के बारे में। अम्ल और क्षार की जो अपक्रिया होती है वही अपक्रिया हमारे लिए किसके लिए होती है, उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तो साथ में एक लवण प्राप्त होता है और साथ में आपका जल प्राप्त होता है, और इसी पूरी अपक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। इसे फिर क्या कहा जाएगा, उदासीनीकरण अपक्रिया। इधर देखें, जब अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया एक दूसरे से करवाते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तथा लवण एवं जल प्राप्त होता है। ऐसी क्रिया को अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसके रिएक्शन, हम इसको बार बार देख रखा है, हम फिर से देखते हैं इनके रिएक्शन को। जैसे हमने ये लिया था, हम ले लेते हैं NaOH और इसके पहले करवाते हैं HCl के साथ, तो यहाँ पे प्राप्त होता है NaCl और साथ में क्या प्राप्त होता है, जल। ये जो पूरी अपक्रिया है ये कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाएगी। बात समझ में आ गई? अब हम इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या सांद्रण। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ग्राम प्रति लीटर में, इसमें ग्राम प्रति लीटर में उपस्थित मात्रा को हम क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं या सांद्रण कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी विलयन में
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को, ग्राम प्रति लीटर में ऊपर में मात्रा को, सांद्रता नहीं मात्रा को H+ की सांद्रता कहते हैं। H+ की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगी वो हमेशा 10⁻⁷ में होगी। ठीक है, याद रखिएगा अगर 10⁻⁷ से कम होगा या 10⁻⁷ से ज्यादा होगा तो वो विलयन हमेशा क्या होता है आपका? अम्लीय या क्षारीय होता है। अगर देखिए H+ ग्रेटर देन OH-, तो याद रखिएगा ये हमेशा विलयन क्या होगा? अम्लीय। ये विलयन क्या होगा? हमेशा अम्लीय। यानी H+ की जो वैल्यू है वो OH- से अधिक होगी तो ये हमेशा क्या होगा? अम्लीय। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर H+ लेस देन OH-, तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होगा? आपका क्षारीय। ये हमारा क्या होगा? क्षारीय। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अगर विलयन में H+ और OH- दोनों की सांद्रता आपस में बराबर हो जाएगी तब ये जो विलयन हमको प्राप्त होगा ये विलयन होगा उदासीन। तो ये विलयन आपका क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, हम आगे बात करते हैं अभी। अब देखिए ये क्या होता है। अभी हमने अम्ल क्षार के बीच की क्रिया और उदासीनीकरण क्रिया दोनों देख ली। हमने दोनों में एक चीज को नोटिस किया कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवा रहे थे तो हमें एक आपका लवण प्राप्त हो रहा था और साथ में आपको क्या प्राप्त हो रहा था? जल प्राप्त हो रहा था। तो यहां पर देखिए कि कभी भी जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवाएंगे तो एक लवण प्राप्त होगा और वो लवण जो होगा वही आपका क्या कहलाता है? आपका लवण कहलाता है। देखिए इसकी परिभाषा अगर देनी पड़ गई तो इसको कैसे बताएंगे? देखिए अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त जल एवं आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। चलो वो रिएक्शन फिर से रिपीट कर लेते हैं जिसको हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमारा था NaOH और हमने मिलाया था HCl और आपका प्राप्त हुआ था NaCl प्लस में H2O। और यहां पर देखिए ये जो आयनिक लवण प्राप्त हो रहा है यही हमारा क्या है? लवण है। अब याद रखिएगा लवण जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब यहां से देखिए इसको अगर हम वियोजित कर दें NaCl को तो यहां पे प्राप्त होगा Na और यहां पे प्राप्त होगा Cl-। अब यहां पर देखिए इस चीज की अगर बात करता है तो ये होगा क्या हमारा? ये जो है ये हमारा कहलाता है क्षारीय मूलक और ये जो है ये कहलाता है हमारा अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक को भास्मिक भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भास्मिक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लेता है कि अम्लीय मूलक किसे कहते हैं या क्षारीय मूलक किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि किसी लवण में जो क्षार से प्राप्त होता है, यहां पे देखिए ये
Na किससे आया है? क्षार से, तो वो क्षारीय मूलक कहलाएगा। और जो अम्ल से प्राप्त होता है वो चीज हमारा क्या कहलाता है? अम्लीय मूलक कहलाता है। ठीक है, हम आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।